क्या विजय माल्या चोर हैं? क्या उन्होंने भारत के बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए चोरी करके भारत छोड़कर इंग्लैंड में जाकर के मुंह छिपा करके बैठे हुए हैं, या किसी राजनीति के शिकार हुए हैं? इस वीडियो में यही आगे जानने की कोशिश करेंगे और हो सकता है इस वीडियो देखने के बाद आपका परसेप्शन जो बना हुआ है वो बदल जाए, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हुआ यूं है कि विजय माल्या ने राज समानी एक यूट्यूबर है, उनका एक फेमस शो है, पॉडकास्ट शो है फिगरिंग आउट, उसमें इन्होंने उनको एक इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू करीब 4 घंटे से ज़्यादा का है और अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब इंटरनेट पर इनके इस इंटरव्यू को पब्लिश हुए करीब 18 घंटे हो चुके हैं। इतनी देर में ये वीडियो 53 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। ये वीडियो इंग्लिश में है तो हम अपने हिंदी दर्शकों को इस वीडियो का कुछ अंश बताने की कोशिश करेंगे। अपने इस इंटरव्यू में विजय माल्या कहते हैं कि मैं 2 मार्च 2016 को भारत छोड़कर लंदन नहीं गया था, बल्कि उसके पहले ही मैं लंदन गया था FIA वर्ल्ड काउंसिल की बैठक के लिए, और लंदन जाते हुए मैंने बकायदा अरुण जेटली जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत के, उनको मैंने फ़ोन करके बताया था कि मैं लंदन जा रहा हूं और बैंकों के साथ जो निपटारा होना है, मतलब इनके ऊपर जो कर्जा है उसके लिए, इसके निपटारे के लिए आप बात करिए। ये कहकर ये निकल जाते हैं। उस समय ये चल रहा था कि विजय माल्या 2 मार्च को भारत छोड़कर के फरार हो गए हैं इंग्लैंड, 9,000 करोड़ रुपए बैंकों का कर्जा लेकर के फरार हो गए, और 3 मार्च 2016 को इनको कोर्ट में पेशी होनी थी। इस पर ये कहते हैं विजय माल्या कि मुझे इस बात का कोई भी पता नहीं था कि 3 मार्च 2016 को मेरी कोर्ट में पेशी है। इस इंटरव्यू में इस तरह की बातें ये कहते हैं, और ये कहते हैं मैं वापस आता भी कैसे, जब मैं इंग्लैंड आया इंडिया से तो मुझे पता चलता है कि मेरे पासपोर्ट को निलंबित कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। हुआ यह था कि 15 अप्रैल 2016 को इनके पासपोर्ट को निलंबित करके और 24 अप्रैल 2016 को इनके पासपोर्ट को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता है, ताकि ये कहीं आ जा ना सके किसी और देश में, तो इंग्लैंड में फंस जाते हैं। इनका यह कहना है कि मेरे पासपोर्ट रद्द होने की वजह से मैं इंडिया में नहीं आ पाया, और ये आगे भी कहते हैं कि मेरे ऊपर जो कार्रवाई होनी थी ये मैं सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था कि वो पूरी तरह से निष्पक्ष होगी, मेरे को कोई गारंटी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं इंडिया नहीं आया। और जिस तरह से मीडिया में उत्पाद फैला हुआ था कि ये भगोड़ा है, ये चोर है, 9,000 करोड़ रुपए लेकर के विजय माल्या भारत छोड़ के फरार हो गया, इस उन्माद की वजह से भी मैं इंडिया वापस नहीं आ पाया। अपने इन बातों पर ये अपने इस इंटरव्यू में ये विजय माल्या बताते हैं। विजय माल्या आज जो अपने इस इंटरव्यू में कह रहे हैं, इसका खंडन 2018 में फैक्चुअल सिचुएशन में अरुण जेटली ने खुद किया था। अरुण जेटली कहते हैं कि मेरा ध्यान विजय माल्या के इस स्टेटमेंट पे जाता है। स्टेटमेंट विजय माल्या ने आज नहीं, इसके पहले भी कई बार दे चुके हैं, तो अरुण जेटली कहते हैं इस पे ध्यान जाता है, और वो कहते हैं कि 2014 के बाद से इन्होंने कभी विजय माल्या को मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया था। मतलब विजय माल्या 2014 के बाद इनसे कभी मिले ही नहीं। इसके बाद अरुण जेटली ने एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया विजय माल्या जब राज्यसभा के मेंबर थे, तो जब ये अरुण जेटली अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ पैदल वॉक करते हुए जा रहे थे, तो विजय माल्या पीछे से चेज करते हुए उनको आते हैं और रोकते हैं। रोकने के बाद वो उनको एक ऑफर करते हैं सेटलमेंट का। क्या सेटलमेंट का? बैंकों से जो इनका कर्जा है उसको सेटल डाउन करने का उनको ऑफर करते हैं। वो वही जिक्र करते हैं आखिरी मुलाकात का विजय माल्या से। अब अपने इसी इंटरव्यू में विजय माल्या कहते हैं कि मैं भारत इसलिए वापस नहीं आ पाया क्योंकि मेरा पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया था। तो जानने वाली ये बात ये है कि अगर कोई क्राइम करके भारत से जाता है किसी अदर कंट्री में, तो भारत की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है उसको वापस बुला सकती है बिना पासपोर्ट, उसके लिए पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए भारत सरकार की तरफ से इंग्लैंड में इनके लिए प्रत्यार्पण के लिए अपील किया गया है, मतलब एक्सट्राडिशन की मांग की गई है कि इनको हमको सौंप दिया जाए, भारत भेज दिया गया। लेकिन इस एक्सट्राडिशन की मांग पर इन्होंने वहां की कोर्ट में अपील कर दिया है इसकी अगेंस्ट में कि इन्हें भारत ना भेजा जाए, क्योंकि भारत में इनकी जांच सही से नहीं होगी। तो इनकी मंशा भारत में आने की पहले से भी नहीं थी, पासपोर्ट रद्द होना तो एक बहाना था। अदरवाइज ये जो है एक्सट्राडिशन के अगेंस्ट में यहाँ ब्रिटेन में, ये लंदन में कोई अपील नहीं करते। अपने इसी इंटरव्यू में विजय माल्या बैंकों पर भी आरोप लगाते हैं, लेकिन आरोप लगाने से पहले 6 अप्रैल को भी वो ट्वीट कर चुके हैं बैंकों पर आरोप लगाते हुए, और 8 अप्रैल को भी एक ट्वीट कर चुके हैं वो बैंकों पर आरोप लगाते हुए। उन्होंने कहा कि
बैंक ने उनसे 6,203 करोड़ रुपए जो देने थे बैंक को, उसके बदले बैंकों ने उनसे 14,138 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। इनका कहना है कि 2017 से लेकर के 2025 तक बैंकों ने जो ये पैसे वसूले हैं और इसके बदले में जब इन्होंने स्टेटमेंट मांगा तो आज तक इनको कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि पैसे इतने, मतलब 6,203 करोड़ के बजाय 14,131.8 करोड़ रुपए कैसे वसूल लिए गए। बैंक इनको कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे रहा है। इसके बाद विजय माल्या ये भी कहते हैं कि 2012 से लेकर के 2015 तक ये बैंक के पास खुद दौड़ रहे थे और सेटलमेंट की बात कर रहे थे कि मेरा इतना बकाया है, इसको इतने में सेटलमेंट कर दीजिए। सेटलमेंट होता है जब बहुत बड़ा कर्जा कोई व्यापारी लेता है तो उसको सेटल्ड करती है बैंक, कम करके ली जाती है, बैंक को वेव ऑफ भी किया जाता है और माफी भी मिलती है। जैसा कि कई बार खबरों में भी आता है कि नरेंद्र मोदी ने इतने करोड़ों हजारों करोड़ों का जो कर्जा था व्यवसायियों का बैंकों पर, उसको वेव ऑफ कर दिया, माफ कर दिया। तो इसलिए भी जा रहे थे। हाल ही के जिक्र में जो हमने इसके पहले वाली स्लाइड में आपको बताया था कि अरुण जेटली ने भी जिक्र किया था कि सेटलमेंट की बात करने के लिए विजय माल्या अरुण जेटली के पास भी गए थे, तो इसलिए वो बैंकों के पास भी दौड़ रहे थे। इसके बाद विजय माल्या जो है एक आरोप लगाते हैं बैंकों के ऊपर, आरोप लगाते हैं दोहरा व्यवहार। कहते हैं ऐसा बैंकों का दोहरा चरित्र क्यों, मेरे 6,203 करोड़ के बजाय दोगुने से भी ज्यादा मुझसे 14,000 करोड़ रुपए वसूल लिया गया, लेकिन वहीं पर ये सारी वो कंपनियां हैं जिनके कर्जे को माफ किया गया। यहाँ देखिए इन्होंने एसआर का नाम दिया जिसके 54,000 करोड़ के बदले सिर्फ 42,000 करोड़ लेकर के, मतलब 23% कम लेकर के वेव ऑफ कर दिया गया, कर्जा माफ बाकी। इसके बाद भूषण स्टील के 57,000 करोड़ रुपए के बजाय निपटारा सिर्फ 35,000 करोड़ रुपए में बैंक ने कर लिया। इसके बाद ज्योति स्ट्रक्चर के 8,000 करोड़ के बदले 3,600 करोड़ में ही निपटारा हो गया। डीएचएफएल का 91,000 करोड़ का लोन सिर्फ 37,000 करोड़ में ही निपटारा हो गया। भूषण पावर का 48,000 करोड़ का सिर्फ 19,000 करोड़ में निपटारा हो गया। इस तरह से पूरी ये पूरी लिस्ट दिखाते हैं। एमटेक का 13,500 का करोड़ इतना लोन सिर्फ 2,700 करोड़ में ये निपटारा हो गया। ये पूरी लिस्ट दिखाकर वो कहते हैं कि ऐसा दोहरा व्यवहार मेरे साथ ही क्यों, मैं तो लोन मेरा तो ज्यादा हो चुका है, इतनी ज्यादा रिकवरी हो गई। इसके बाद ये रिपोर्ट वो शेयर करते हैं जिस रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है कि विजय माल्या के जो है 14,131.8 करोड़ रुपए उनकी संपत्तियों को बेच करके वसूला जा चुका है। ये वो एनुअल रिपोर्ट है जिसका ये बिहाफ दे रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट 2024-25 के बिहाफ पर ये बात कर रहे हैं। अब इनके इस आरोप पर डीआरटी ने क्या बोला, डीआरटी का मतलब डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने बोला कि 2017 को एसबीआई को इन्होंने डायरेक्ट किया था कि 6,203 करोड़ रुपए जो विजय माल्या का कर्जा है उस पर हर साल 11.5% का ब्याज लगा करके वसूला जाए। उसी के एवज में 6,203 करोड़ रुपए इनका जो आगे जाकर के 14,131 करोड़ रुपए हो गया। तो यहां पर विजय माल्या को जो सवाल उठाना है वो लाजमी मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है ये कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि इनका 6,203 करोड़ रुपए आज तक वसूला गया है 14,131 करोड़ रुपए और इनके साथ ऐसा, लेकिन ये बाकी जो कंपनियां हैं इनके साथ इतना बड़ा वो कैसे कि 51,000 करोड़ रुपए का किसी का सिर्फ 27,000 करोड़ में निपटारा हो जा रहा है। बाकी खबरें भी आपने कई सुनी होंगी कि प्रधानमंत्री ने रिलायंस ग्रुप का इतना कर्जा माफ किया, उसके बाद इन कंपनी का बैंकों ने वेव ऑफ कर दिया। इस तरह की खबरें बार बार आती हैं और उस पर पॉलिटिक्स भी होती है कि किसानों के कर्जे नहीं माफ किए जाते, उद्योगपतियों के हजारों हजार करोड़ रुपए के कर्जे माफ हो जाते हैं। तो इस तरह की खबरें आती रहती हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि मैं कर्नाटका हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर चुका हूं कि मुझे हिसाब किताब दिया जाए, मुझे स्टेटमेंट दिया जाए ये 14,131 करोड़ रुपए का। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि इनके जो बैंक कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि बैंक कर्मचारियों ने इनके 260 करोड़ रुपए फंसा के रख दिए हैं। ये कहते हैं कि 260 करोड़ मेरे कर्नाटका हाई कोर्ट के पास है गिरवी, और मैं जब उसको निकालने की बात किया तो बैंक कर्मचारियों ने बैंक की तरफ से उसको भी रोक दिया गया, स्टे ले लिया गया कि वो पैसे ये ना निकाल पाए। ऐसा क्यों किया गया? ये कहते हैं कि 260 करोड़ मैं इसलिए निकालने गया था क्योंकि मैं किंगफिशर कर्मचारियों के लिए बहुत दुखी हूं और उनकी मांग पर उनकी सैलरी मैं अभी तक नहीं दे पाया हूं। उनकी सैलरी देने के लिए मैं 260 करोड़ रुपए जो है वो निकालना चाहता था। कोर्ट से मैंने अपील की थी कि मेरा 260 करोड़ रुपए निकाल के दिया जाए ताकि मैं
कर्मचारियों के अपने पैसे वसूल कर लौटा सकूं। लेकिन उस पर भी बैंक ने स्टे लेकर के उसको भी रोक दिया है, फंसा के रख दिया है। लेकिन यहाँ 260 करोड़ का एक और मसला जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो सामने आया कि ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए उन्होंने 260 करोड़ रुपए मांगे थे। लेकिन ये 260 करोड़ रुपए की हकीकत क्या है, ये हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये आर्टिकल सामने नजर आया। इसका शीर्षक देखिए, शराब निर्माता कंपनी डियाजियो ने विजय माल्या से 260 करोड़ रुपए वापस मांगे। जब इन्हें 2016 में यहाँ से फरार हो गए, इनका सब बैंकरप्सी हो गया, इनका धंधा पानी चौपट हो गया। फिर इनका टाई अप था ब्रिटेन की एक कंपनी, शराब कंपनी डियाजियो से, ठीक है। इनकी कंपनी थी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड और डियाजियो के बीच में एक संधि थी, ठीक है। लेकिन ये जो विजय माल्या है, विजय माल्या की इस संधि से ये कंपनी बाहर निकलना चाहती थी और उसके लिए उसने 7.52 करोड़ डॉलर की रकम मांगी थी, जो होता है 515 करोड़। उसी 515 करोड़ में से ये डियाजियो कंपनी 260 करोड़ रुपए विजय माल्या से वापस मांग रही थी। तो हो सकता है इन्होंने 260 करोड़ रुपए जो मांगे हों वहां से, हाई कोर्ट में अपील किए हों, वो इसी कंपनी को देने के लिए, अपना करार रद्द करने के लिए इस कंपनी से मांगे हों और बाद में कह रहे हो कि हमने अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए ये पैसे मांगे हैं। इसके बाद इन्होंने अपने इसी इंटरव्यू में आगे सरकार की नीतियों को भी दोषी ठहराना। इन्होंने बोला कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से भी मैं फंस गया। इनकी किंग्स एयरलाइंस जब 2008 में रिसेशन आया था, जब 2008 में मंदी का दौर आया था, उस समय घाटे में चल रही थी। भारत की नहीं, विदेशों की भी सारी कंपनियां उस समय घाटे में चल रही थी, लॉस सह रही थी। तो इन्होंने उस समय कहा था, उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी से इन्होंने कहा था कि एतिहाद एयरलाइंस जो थी वो जो चाहती थी किंगफिशर में निवेश करना। तो इन्होंने बोला था प्रणब मुखर्जी से ये इजाज़त दी जाए कि एतिहाद जो है वो किंगफिशर में निवेश कर सके ताकि किंगफिशर बच सके। लेकिन उनको ये परमिशन नहीं मिली और एतिहाद जो है वो किंगफिशर में जो है अपना निवेश नहीं कर पाई, जिसकी वजह से किंगफिशर डूब गई। इन्होंने ये भी उस समय बोला, प्रणब मुखर्जी से आरोप ये लगाते हैं कि मैंने बोला कि मैं किंगफिशर को डाउनसाइज करना चाहता हूँ। डाउनसाइज मतलब कि अपने एयरलाइंस को बेचेंगे, स्टाफ्स की कटौती करेंगे, एयरलाइंस बेचेंगे, मतलब कि कंपनी इनकी छोटी होगी, वैल्यू छोटी हो जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से एयरलाइन को चलाना आसान हो जाएगा। लेकिन प्रणब मुखर्जी ने इनको क्या राय दिया, उन्होंने बोला कि इसके बजाय तुम बैंक से कर्जे ले लो। तो इन्होंने बैंक से कर्जा लिया और किंगफिशर एयरलाइन कर्जे में और फंसती हुई चली गई। इन्होंने आगे ये भी आरोप लगाया कि एतिहाद ने ही बाद में जाकर के ये 1700 करोड़ रुपए का निवेश जो है जेट एयरवेज में किया, जेट एयरवेज को बचाने के लिए। लेकिन जब ये गए थे कि मेरे कंपनी में भी किंगफिशर में एतिहाद पैसे लगाना चाहता है, तो उस समय परमिशन नहीं दी गई। इसके बाद ये कहते हैं नौकरशाही एक बहुत बड़ी वजह थी जिनकी वजह से इनको भागना पड़ा, छोड़ करके देश, नुकसान सहना पड़ा। ये एक शराब कारोबारी थे और कहते हैं कि शराब कारोबार की वजह से मुझे 29 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अच्छे संबंध हमेशा बना करके रखना पड़ता था। और क्योंकि जब राजनीति होती थी, जब इलेक्शन टाइम आता था, तो राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा इनके ऊपर होता था, लीडर्स का दबाव बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि शराब जो है वो मुख्य स्रोत होता है कैश का। कैश में मतलब शराब का धंधा कैश में होता है, वहाँ पर लोग कैश में ही परचेजिंग करते हैं। तो इसलिए इनको जो है राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा उस समय फेस करना पड़ता था। आगे इस वीडियो में ये भी कहते हैं कि जब इलेक्शन टाइम होता था तो मैं इंडिया से बाहर ही रहना पसंद करता था, भारत में रहना मैं पसंद नहीं करता था, इन्हीं वजहों से। आगे इस इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि मैं राजनीति का शिकार हुआ हूँ, मैं एक पोस्टर बॉय बन के रह गया हूँ, मैं एक फुटबॉल की तरह हो गया हूँ कि मुझे हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाती है कि उसने भगा दिया और बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पर कि इतना कर्जा बिना सोचे समझे इन्हें दे दिया। इस तरह से कहते हैं कि मैं पोस्टर बॉय रह गया हूं, मुझे फुटबॉल बना दिया गया है। जबकि मेरी तरह मेरी किंग्स एयरलाइन तो डूबी, लेकिन नरेश गोयल की भी जेट एयरवेज डूब गई, लेकिन नरेश गोयल को कोई कुछ नहीं बोलता, उनको इतना लाइमलाइट नहीं मिलता जितना मुझे मिलता है। जितना मेरे ऊपर कीचड़ उछाला जाता है उतना नरेश गोयल के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला जाता। ये भी कहते हैं कि मेरा हमेशा से ही पैसा चुकाने का मन था, लेकिन अगर फेयर ट्रायल होता, ये कई बार ये खबरें भी आई कि ये फेयर ट्रायल की मांग करते हैं कि अगर फेयर ट्रायल मुझे गारंटी दी जाए कि इंडिया में फेयर ट्रायल होगा तो मैं इंडिया वापस आऊँगा। ये कहते हैं मैं चोर नहीं हूँ, मैं फ्रॉड नहीं हूँ। अगर मैं फ्रॉड होता, मैं चोरी करके आता तो 14,131 करोड़ रुपए कैसे वसूले गए होते? क्या कोई चोर अपनी संपत्ति को इस तरह गिरवी रख के आता है? ये कहते हैं मैंने एसेट्स को अपने छोड़ा वहाँ पर,
तो इसलिए मैं चोर नहीं हूं, मुझे चोर कहना बंद करिए, मुझे ट्रीट करिए बाकी लोगों की तरह। मैंने भी देश के लिए बहुत सारे काम किए हैं, मेरे उस काम को याद करना चाहिए, मुझे चोर नहीं कहना चाहिए। आगे विजय माल्या ये भी कहते हैं कि भारत में बैंकों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि भारतीय बैंक जो है वो राजनीति का शिकार है, उनके ऊपर राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है। ये कहते हैं कि जब मैं बैंकों से निपटारे की बात करने गया तो किसी ने मेरी नहीं सुनी, मेरे निपटारे के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। क्यों ठुकरा दिया गया? क्योंकि बैंकों के ऊपर राजनीतिक दबाव था। इसके बाद ये भी कहते हैं कि बैंकों ने इनकी कंपनीज के शेयर का मूल्यांकन गलत तरीके से किया, इस गलत मूल्यांकन की वजह से भी इनके ऊपर कर्जा बढ़ा। इसके बाद देखिए उदाहरण देते हैं कि एक वरिष्ठ अधिकारी एसबीआई का जो है ये इनके साथ समझौता या सेटलमेंट करने के लिए तैयार था। उस अधिकारी ने बाद में इनके किसी दोस्त से बताया कि मैं विजय माल्या के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहता था, मैं चाहता था कि विजय माल्या के साथ सेटलमेंट हो, लेकिन मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव था कि अगर मैंने सेटलमेंट किया तो मेरे ऊपर भी सीबीआई जांच बैठ जाएगी, और सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही बैंकों ने इनके साथ सेटलमेंट नहीं किया। तो इसलिए कहते हैं कि इनके साथ राजनीति हुई है। अपने इस पूरे इंटरव्यू में इस तरह की बातें विजय माल्या कह रहे हैं। आगे इंटरव्यू में ये भी ये कहते हैं कि भारत के डीएनए में ही गलत है, बिजनेस में ही गलत है, वहां पर सरकार का दबाव बहुत ज्यादा होता है, वहां व्यवसाय करना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी कठिन है। इस तरह की बातें पूरे इंटरव्यू में चलती रही। इंटरव्यू करीब 4 घंटे से ज्यादा रहा। उसके कुछ मुख्य बिंदु को हमने निकाल करके आपको समझाने और बताने की कोशिश की। तो इस वीडियो में हमने जो आपको चीजें बताई ये काफी रिसर्च करके बताई। इस इंटरव्यू में इतना रिसर्च नहीं था, इस इंटरव्यू में सवाल और जवाब हो रहे थे, लेकिन इन जवाबों का विश्लेषण हमने करने की कोशिश की। पुराने खबरों को, आर्टिकल्स को निकाल करके कुछ मुख्य बातें हमने आपको बताने की कोशिश की। आप क्या सोचते हैं? आपका परसेप्शन विजय माल्या के लिए क्या है? फिलहाल तो सभी का एक ही नैरेटिव है कि विजय माल्या चोर है, और विजय माल्या कहते हैं मुझे चोर कहना बंद कर दीजिए, मुझे वैसे ही बाकी बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करिए जैसे बाकी बिजनेसमैन थे, मैंने भी बहुत कुछ किया है देश के लिए। ठीक है, ये बातें विजय माल्या कहते हैं। आप क्या सोचते हैं विजय माल्या के लिए? वो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। नमस्कार, मैं बृजेंद्र कुमार।